नमस्कार मित्रों, अकादमी के माध्यम से जब भी हम कोई चर्चा करते हैं तो वो साहित्यिक विषयों पर हमारी बातें एक सीमा रेखा बनी हुई है कि उसके बाहर ना जाएं, कोशिश करते हैं हम लोग। आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी लंबी कविता की। लंबी कविता की मित्रों एक अजब परंपरा रही है हमारे हिंदी साहित्य में। लंबी कविता की परंपरा खोजने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। यद्यपि कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर आप एक कविता के रूप में ले तो धर्मवीर भारती की जो कनुप्रिया है या अंधा युग है उसको भी आप एक, क्योंकि विषय एक ही है और उसमें निरंतरता चलती रहती है, इसलिए उसको लंबी कविता मान सकते हैं। लेकिन उसको लंबी कविता समीक्षा के क्षेत्र में इसलिए नहीं माना जा सकता कि वो बाकायदा अध्यायों में सर्गों में बनी हुई है और उसका विकास का एक क्रम है। संस्कृत साहित्य में लंबी कविता की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है। महाभारत को ये माना जाता है कि महाभारत सबसे ज़्यादा लंबी कविता का अगर किसी ग्रंथ को देना हो तो वो महाभारत को हम दे सकते हैं। वो इसलिए कि इसमें 1,80,000 शब्द हैं एक ही कविता में, और यही कहीं इसका सर्गों में बंटवारा नहीं हुआ। जो मूल वेदव्यास की जो कृति है वो पूरी की पूरी वो सबसे लंबी कविता विश्व की मानी जाती है, और इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। और ये भी कई बार आश्चर्य होता है कि अगर वेदव्यास को हम साहित्यकार मान लें, जैसा कि माना जाता है, हमारे पास चारा भी कोई नहीं और कोई भी उनको ये पद देने के अलावा हम उनको अगर दिव्य रूप में या किसी चीज़ का अवतार मानेंगे तो अवतार के बाद तो फिर जो ग्रंथ कैसे आया, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो वेदव्यास को हम एक साहित्यकार मानते हैं। चलिए, इस बात पर हमें एक सर्वसहमति बना लेनी चाहिए। और महाभारत जो है वो उनकी एक ग्रंथ है, और वो पूरा का पूरा ग्रंथ एक ही कविता में चलता है। उसमें कोई सर्गों का जो निर्धारण है वो अलग अलग रूप से नहीं है। निरंतरता अगर देखें, उसमें निरंतरता के आधार पर उसे विश्व की सबसे लंबी कविता माना जाता है। और लंबी कविता इसलिए कि उसमें 1,00,000 श्लोक हैं और कुल शब्दों की जो संख्या है वो 18,00,000 मानी जाती है। 1 मिलियन अगर हैं तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, और 0.8 हैं तो 8 आप या जोड़ लीजिए, और उसमें ये कुल मिलाकर ये 18,00,000 शब्दों पर आधारित एक ग्रंथ है, जिसमें एक ही काव्य धारा जो है वो निरंतर बहती रहती है। मित्रों, ये पुराने ग्रंथों की बातें हो गई, और ये चीज़ें आगे जाके ये जैसे ये इलियड और ओडेसी के बारे में भी कहते हैं अंग्रेज़ी साहित्य के सबसे लंबे काव्य हैं। लेकिन इधर क्षेत्रीय भाषाओं में भी बड़े प्रयोग हुए हैं। एक तेलुगु के कवि हैं, तेलुगु भाषा के एन गोपी, बड़े प्रसिद्ध कवि हैं और अब भी बाकायदा पूरे यौवन पर हैं। यौवन पर इसलिए कि निरंतर लिखते रहते हैं। 50 से ज़्यादा काव्य ग्रंथ जिस आदमी के आ गए हों, आप उसको मानिए कि वो महान है। उनकी एक कविता है लंबी, जल गीत। जल गीत कविता का इतिहास बड़ा रोचक है। उसमें वो बाकायदा इसमें विश्लेषण करते हैं उसकी भूमिका में कि जब हम ये देखते हैं कि 95% से भी ज़्यादा समुद्री पानी का जो अंश है वो पेय नहीं है, पिया नहीं जा सकता। पिया जाने वाला जल, पेय जल जो है वो बहुत कम है। तो उसका कैसे हम लोग संरक्षण करें। जो जल संरक्षण है ये बहुत बड़ी समस्या है, और जल संरक्षण को लेकर गोपी ने अपनी कलम उठाई और जल गीत के नाम से एक ऐसी कविता लंबी की जिसमें कोई व्यवधान नहीं है, निरंतर चलती है। और वो कविता विश्व की, भारत की, देश की, हमारे देश की, और 2 विदेशी भाषाओं में और शेष भारतीय भाषाओं में, 18 भारतीय भाषाओं में उसके अनुवाद आ चुके हैं। जल गीत जब कविता पूरी हुई तो मुझे याद है, गोपी जी अच्छे मित्र भी रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ये जल गीत कविता पूरी हो गई तो मेरे मन में यह आया कि इसका लोकार्पण किससे करवाऊं। बहुत सारे विभूतियां एकत्र थी कि हम तैयार हैं, मंत्री भी, मुख्यमंत्री, और कुछ ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति से करवाई जाए करते हैं। पर मेरे मन में अंतस में ये प्रेरणा थी कि ये उस व्यक्ति द्वारा लोकार्पित की जाए जिसने जल संरक्षण में ऐतिहासिक काम किया हो। और जब ऐतिहासिक काम का मैं आकलन करने लगा तो मुझे राजस्थान का राजेंद्र सिंह याद आए।
राजेंद्र सिंह को राजस्थान में भागीरथ के नाम से भी पुकारा जाता है कि जल संरक्षण के बारे में जो परिकल्पना राजेंद्र सिंह ने दी वो आज भी सर्वोत्तम मानी जाती है। और वो ये कहते हैं कि अगर हमारे देश में जल संरक्षण का कोई आदर्श उदाहरण हो सकता है तो वो राजेंद्र सिंह है। तो वो गोपी बताते हैं कि मैंने विशेष रूप से राजेंद्र सिंह जी से आग्रह किया कि आप हैदराबाद में आकर इस कविता का लोकार्पण करें और आपका आने जाने का व्यय सारा का सारा मैं स्वयं वहन करूंगा। और उन्होंने बाकायदा उनको हवाई टिकट भेजा और उसके बाद उनको वहाँ निमंत्रित किया और उनके हाथों से जल गीत नामक इस कविता का लोकार्पण करवाया। मित्रों, ये कविता के प्रति एक समर्पण भाव की एक हद है। पहले कवि लिखता है और लिखने में भी काफ़ी लंबी अवधि लगती है, महीनों लग जाते हैं एक लंबी कविता के लिए। और लंबी कविता भी लगभग 90 पृष्ठ, जहाँ तक मुझे याद है कि 90 पृष्ठों तक मुद्रित, 90 पृष्ठों पर फैली हुई कविता, और जिसमें पूरा का पूरा सिर्फ जल का स्वरूप क्या है, पानी कहाँ से आता है, पानी कहाँ जाता है, पानी कैसे पाया जाता है, पानी का एक प्रकार से उसका स्वरूप क्या है, उसका उद्भव कैसे होता है, और पानी कितना जीवन के लिए अनिवार्य है, इंसानी जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए, इस विषय पर आधारित है जल गीत। और जल गीत का जैसे आपको बताया कि जो अनुवाद है वो विश्व की 2 भाषाओं में, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में और शेष सभी भारतीय भाषाओं में उसका हो चुका है। और जहाँ तक एन गोपी का सवाल है, एन गोपी ने बड़े बड़े कविता के क्षेत्र में बड़े अद्भुत प्रयोग किए हैं और वो उन प्रयोगों के आधार पर वो कई काव्य शैलियों के प्रवर्तक भी आज भी माने जाते हैं। कि नन्ही कविताएं, नन्हे मुक्तक के नाम से एक उनकी एक रचना की प्रक्रिया है, नन्हे मुक्तक। तो नन्हे मुक्तक के नाम से उन्होंने जो ग्रंथ पहला अपना रचा वो इतना लोकप्रिय हुआ कि तेलुगु साहित्य में विशेष रूप से नन्हे मुक्तक लिखने की एक परंपरा ही शुरू हो गई और उस परंपरा पर शोध कार्य हुए और उसका प्रवर्तक श्रीमान जी एन गोपी। और एन गोपी की विशेषताएं क्या गिनाऊं मित्रों, पूरी तरह से कविता के प्रति, जैसे आदमी कविता खाता है, कविता जीता है, कविता में ही रहता है, कविता ही पहनता है, ऐसे लगता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक सामान्य से परिवार से पैदा हुआ एन गोपी कालांतर में जिस विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक पाकर बीए करता है तेलुगु साहित्य में, उसी विश्वविद्यालय का वो कुलपति बन जाता है। 2 विश्वविद्यालयों के, काकतीय विश्वविद्यालय और तेलुगु विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालयों का कुलपति रहने का श्रेय, उपकुलपति रहने का श्रेय, आजकल उपकुलपति का जो संस्करण है वो कुलपति हो गया है। पहले कुलपति का मतलब होता था चांसलर, और चांसलर प्रायः राज्यों के राज्यपाल होते थे या केंद्रीय उपराष्ट्रपति होते थे। अब वो शब्द बदल गया है, अब उनके लिए कुलाधिपति शब्द का प्रयोग होता है और जो वाइस चांसलर है उसका अनुवाद कुलपति के रूप में होता है। तो ये 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे और निरंतर कविता के लेखन में लगे रहने वाले एन गोपी से कभी मिलना हो तो हैदराबाद जाइए और आपको लुत्फ़ आएगा कि आदमी का सर से पाँव तक सारा का सारा व्यक्तित्व और सारा का सारा कृतित्व जो है कविता में ही डूबा हुआ है। मुझे याद है कि एक बार हम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गए, आसाम गए थे, गुवाहाटी किसी सम्मेलन में इनसे मिलने का मौका मिला, तो वहाँ भी ब्रह्मपुत्र के किनारे श्रीमान जी ने अपना कागज़ पेन उठाया, ब्रह्मपुत्र की नदी की लहरों पर कविताएं लिखनी शुरू कर दी और एक ही रात में 7 कविताएं लिख के सोए। तो कहने लगे जहाँ मुझे जल की धारा दिखाई देती है वहाँ कविता अंदर से उमड़ आती है। वो इसलिए भी होता है कि ये लोग लेखन के प्रति एक समर्पित भाव रखते हैं। हम लोग जब लेखन को कैजुअली या एक हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं या किसी भी काव्य पर हम लोग वही कालजयी होने का ठप्पा लगवाने की हमें होड़ लगी होती है हमें, तो ये बड़ी एक विचित्र स्थिति होती है। लेकिन ये शख्सियतें जो हैं कुछ एक ऐसी हैं जो कविता के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और इन्होंने अपने ढंग से कविता को एक नई ज़िंदगी दी है, नया जीवन दिया है, नई शैली दी है, नया तेवर दिया है। और मित्रों, सबसे बड़ा जो प्रभावी इनका मैं मानता हूँ कि हम लोग एक साहित्यिक यात्रा पर, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित साहित्यिक यात्रा पर हम लोग जर्मनी गए। वहाँ 4 विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम था और चारों विश्वविद्यालय में लोग
तेलुगु नहीं जानता था कोई भी, लेकिन गोपी को जानते थे। वो इसलिए जानते थे कि विश्व की सबसे लंबी कविता, ये कैसे हो सकता है। फिर उनसे बड़े प्रश्न पूछे गए कविता के बारे में, लंबी कविता के बारे में, और इन्होंने फिर वो पूरे उल्लेख दिए। एजरा पाउंड की कविताओं का भी उल्लेख दिया, बहुत सारे ऐसे कवियों की जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी कविताएं जो हैं वो लिखी। लेकिन जल को लेकर लंबी कविता 80-90 पृष्ठ की, 80-90 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार मुद्रण में पेजेस बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। 80-90 पृष्ठों की एक ही कविता लिखना ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है मित्र, और ऐसे कीर्तिमान को अद्भुत माना ही जाना चाहिए। धन्यवाद।